मैं अरविंद पांडे पुनः सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसा कि पिछले दिनों हमने भूगोल विषय के अंतर्गत संसाधन एवं विकास पाठ का अध्ययन प्रारंभ किया था, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण का अध्ययन कर चुके हैं। इसके आगे बढ़ते हुए अब हम लोग संसाधन के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। संसाधन प्रकृति का देन है, परंतु मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसे कुछ व्यक्ति विशेष लालचवश संसाधनों का इतना प्रयोग किया है कि हमारे पर्यावरण से संसाधनों का ह्रास होना प्रारंभ हो गया है। दूसरे रूप में हम देखते हैं कि संसाधन के अत्यधिक दोहन से हमारे सामने पारिस्थितिकी समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं, जैसे वैश्विक तापन, ओजोन परत का ह्रास, पर्यावरण का प्रदूषण इत्यादि। हम यह भी देखते हैं कि संसाधनों का जो वितरण है वह वितरण असमान है, जिसके कारण कुछ विशेष लोगों के हाथ में संसाधनों का संचय हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ समाज संसाधन से संपन्न और कुछ समाज संसाधन विहीन में बट गया। इन बातों को अध्ययन करने के बाद मुझे यह अनुभव होता है या मुझे यह ज्ञात होता है कि संसाधनों का समाज में अगर न्याय संगत वितरण हो तो वैश्विक शांति प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि इसे उचित योजना के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। हम पुनः संसाधन के नियोजन के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो मुझे सबसे पहले यह ज्ञात करना पड़ता है कि संसाधन नियोजन है क्या चीज़। हम संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? तो साधारण भाषा में हम संसाधन नियोजन को समझते हुए यह कह सकते हैं कि संसाधनों का जब हम विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं वही हमारे लिए संसाधन का नियोजन कहलाता है। अब चूँकि मुझे संसाधन के नियोजन क्या है ये जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो संसाधन नियोजन की प्रक्रियाएं के बारे में जानते हैं कि हम किसी भी संसाधन का नियोजन कैसे करें, कैसे उसको योजनाबद्ध तरीके से हम उसका प्रयोग करें। ऐसे तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कुछ चरणबद्ध तरीके से हमें कार्यक्रम को अपनाना पड़ता है। भारत में
भी इसकी प्रयोग की जाती है। सबसे पहले किसी भी देश के विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले जो संसाधन हैं, उन संसाधनों को हम पहचानें कि यह हमारे लिए किस प्रकार की संसाधन है। यह संसाधन खनिज के रूप में है, यह संसाधन मुझे उर्वरक के रूप में है, यह संसाधन मुझे ऊर्जा के रूप में है। इसको पहले हम पहचानें। इन संसाधनों को पहचान करने के बाद हम उन सारे संसाधनों की एक सूची बनाएं, एक तालिका बनाएं, और तालिका बनाने के लिए, सूची बनाने के लिए या पहचानने के लिए हमें सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। हम निश्चित क्षेत्र में जहाँ संसाधनों की पहचान करनी है वहाँ का हम सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण करने के लिए हमें मानचित्रों का सहारा लेना पड़ता है। जब मुझे संसाधन की प्राप्ति होती है तो उसके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना पड़ता है कि यह संसाधन हमारे जीवन में किस तरह सहयोग है, इस संसाधन के अंतर्गत किस प्रकार का गुण है। जब गुणों की जानकारी होती है तब हमें उसकी मात्रा की पता लगाना पड़ता है कि हमारे देश के अंदर जिस क्षेत्र में हम संसाधन की पहचान कर रहे हैं वह संसाधन कितनी मात्रा में मौजूद है। इन सबों का अनुमान लगाने के बाद उन संसाधनों का हम मापते हैं, तौलते हैं कि वह कितना है। ये सब हो जाने के बाद नियोजन की प्रक्रियाएं में यह भी आता है कि जब संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए हमें प्रौद्योगिकी की, कौशल की और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना पड़ता है, जिसके चलते हम नियोजन के कार्य को सफल हम कर सकते हैं। हम इसी नियोजन के कार्य को पहले पंचवर्षीय योजनाओं के तहत करते थे। हम संसाधनों के नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अलग अलग तरीकों से पालन करना पड़ता है। अब संसाधनों का नियोजन कर लेने के बाद हम संसाधनों का संरक्षण क्यों करते हैं, इसके बारे में मुझे बहुत ज़रूरी है पता लगाना। क्योंकि संसाधनों का संरक्षण हम इसलिए करते हैं कि हमारे भविष्य में आने वाले जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति निर्बाध गति से चलती चली जाए, किसी तरह की बाधा ना हो। इसलिए हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसके बारे में हमारे देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। वे कहते हैं कि हमारे पास यानी व्यक्ति के पास आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। उनका कहने का अर्थ यह रहा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं है। कहने का अर्थ हुआ हम संसाधनों का प्रयोग अपने आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करें, न कि उसका हम संचय करें। इसलिए गांधी जी ने अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। वह नहीं चाहते थे कि बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाए, वह चाहते थे कि
अधिक जन समुदाय के द्वारा उत्पादन किया जाए ताकि सारे लोगों का उसका लाभ प्राप्त हो सके। अब हम संसाधनों के संरक्षण के बारे में अध्ययन करने के बाद पुनः देखते हैं कि भूमि की विशेषताएं। संसाधन के रूप में हम भूमि को भी देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि संसाधन के रूप में हम भूमि को जानते हैं। संसाधन के रूप में हमारे खनिज भी हैं, संसाधन के रूप में हमारे वन भी हैं, हमारे जीव जंतु भी हैं। ये सारे के सारे हमारे संसाधन हैं। यहाँ पर संसाधन के रूप में हम भूमि का अध्ययन करते हैं। सबसे पहली बात कि भूमि की विशेषता क्या है, इसको जान लें, तभी हम भूमि संसाधन के बारे में उचित अध्ययन कर सकते हैं। भूमि की विशेषता में सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसकी जो मात्रा है वह मात्रा बहुत सीमित है, क्योंकि भूमि को या भूमि के क्षेत्र को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। मनुष्य केवल भूमि के स्वरूप को ही परिवर्तन कर सकता है। दूसरी बात कि भूमि जो है वह प्रकृति का निःशुल्क देन है, गॉड गिफ्टेड है। ईश्वर ने मुझे वह दान के रूप में दिया है। मनुष्य को प्रकृति द्वारा अनेक संसाधन निःशुल्क प्राप्त हुए हैं, जिनमें भूमि भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इस संसाधन की प्राप्ति के लिए मानव समाज को कुछ भी खर्च या त्याग नहीं करना पड़ा है। यह अपने आप मुझे प्राप्त हुआ है। भूमि की विशेषताओं के रूप में हम तीसरे रूप में देखते हैं कि यह भूमि जो है वह नाशवान है। भूमि को न तो भूमि अनाशवान है, भूमि को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। मनुष्य केवल भूमि की उर्वरता में वृद्धि या कमी कर सकता है, इसके सिवा वह दूसरा काम वह नहीं कर सकता है। भूमि के स्वरूप को तो बदला जा सकता है, किंतु इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भूमि अनाशवान प्रकृति द्वारा दिया गया संसाधन है। इसका अगला विशेषता है कि भूमि अचल एवं गतिहीन है। यह एक ऐसी संपदा है भूमि के रूप में कि यह न तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और न किसी तरह से इसमें हम गतिशीलता ला सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भूमि एक अचल संपत्ति है जिसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। भूमि एक गतिहीन संसाधन है, अतः इसे एक स्थान से उठाकर अन्य स्थानों पर नहीं ले जा सकते हैं। बाकी संसाधन हम ले जा सकते हैं, जैसे अगर खनिज हो, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगर मुझे पेट्रोल हो, डीजल हो, वन से प्राप्त की गई संपदाएं हों, इन सबों को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन भूमि को हम नहीं ले जा सकते हैं। इसीलिए भूमि हमारी अचल और गतिहीन संसाधन के रूप में जाना जाता है। इसकी अगली विशेषता है कि स्वरूप एवं गुणों में विविधता होती है। हम यह देखते हैं कि पृथ्वी पर
भिन्न भिन्न स्थानों की भूमि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी स्थान की भूमि को हम देखते हैं कि वह बंजर है, तो किसी स्थान की भूमि अत्यधिक उपजाऊ वाली है। अक्सर ये देखा जाता है, यह भारत के अंदर में मिलता है। भूमि के स्वरूप में अलग अलग स्थानों पर अंतर दिखता है। हम देखते हैं कि किसी भूमि पर नदियाँ ही नदियाँ हैं, तो कहीं किसी भूमि के आसपास समुद्र है। तो किसी भूमि पर या किसी स्थान पर हम समतल मैदान को देखते हैं, तो कहीं कहीं पर हम ऊंचे पर्वतों को भी देखते हैं। यह हमें बताता है कि भूमि के जो गुण हैं उनमें विविधता है। हम यह भी देखते हैं कि किसी जगह पर किस भूमि की मिट्टी की रंग काली है, तो किसी क्षेत्र में लाल मिट्टी है। इस तरह से भूमि की विशेषता के तौर पर हम इसको देखते हैं। और अंत में हम यह कह सकते हैं कि भूमि एक ऐसे संसाधन है जिसका हम बहुत तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम अनेक रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भूमि के एक ही टुकड़े का प्रयोग हम अनेक रूपों में करते हुए कभी हम उसी भूमि से खेती के अंतर्गत गेहूं को उगाते हैं, तो उसी भूमि पर कुछ समय बाद हम सब्जी की भी खेती कर लेते हैं। इस प्रकार उस खेतिहर भूमि पर हम जब चाहते हैं या जब हमारी आवश्यकता होती है तो हम मकान भी बना सकते हैं। यही मकान ही नहीं बल्कि देश के विकास के लिए बड़े बड़े कल कारखाने भी स्थापित कर सकते हैं। अर्थात ये भूमि बहुआयामी उपयोगिता वाली है। भूमि पर हम अनेक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से भूमि की विशेषताएं हम जानते हैं। अगले बार हम देखते हैं कि भूमि भारत में भूप्रयोग का प्रारूप क्या है। मतलब भारत में भूमि का उपयोग हम किन किन रूपों में करते हैं। तो विस्तृत तौर पर देखा जाए तो भारत का भूमि या भारत में भू उपयोग का जो प्रारूप है वह कृषि के रूप में हम प्रयोग करते हैं। कुछ भूमि वन भूमि के रूप में है, जंगल है। कुछ भूमि हमारे देश के अंतर्गत चारागाह के रूप में है। बंजर भूमि भी है, परती भूमि भी है और गैर कृषि कार्य में लगे हुए भूमि के तौर पर भी हम देखते हैं। तो भारत में भू उपयोगों के प्रकार का अध्ययन करते हुए हम सर्वप्रथम कृषि योग्य भूमि के बारे में जानते हैं कि हमारे देश में अर्थात भारत में प्राचीन काल से ही कृषि के कार्य की जाती है या की जाती रही है। आजकल पूरे देश की 57% भूमि पर कृषि का कार्य किया जाता है। यह विश्व के अंतर्गत सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि का उदाहरण है। उसी तरह से वन भूमि के अंतर्गत हम वर्तमान में पूरे भूभाग का 21% भाग पर वन को देखते हैं। अर्थात हमारे जो क्षेत्रफल है भारत के, उस क्षेत्रफल का 21% जो भूभाग है उस पर वन है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वन का जो लक्ष्य है
वह लक्ष्य 33% निश्चित किया गया है। अर्थात भारत का क्षेत्रफल के अनुसार 33% वन होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में हमारे पास 21% भाग का ही वन बचा हुआ है। चारागाह के रूप में भूमि के तौर पर हम उसे कहते हैं जहाँ पर पशुओं को घास चराया जाता हो, अर्थात पशुओं के चारागाह के रूप में जो भूमि है उसको हम चारागाह भूमि कहते हैं। कुछ चारागाह भूमि जो होती हैं वह ग्राम पंचायतों के अधीन होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि चारागाह की जो भूमि होती है किसी व्यक्ति विशेष का न होकर ग्राम पंचायत या सरकार का अधिकार वाला भाग होता है। अस्थायी चारागाहों में सबसे अधिक भूमि 23% तक हम हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, अर्थात 23 सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए चारागाह भूमि तो वह भूमि हमें हिमाचल प्रदेश में दिखाई देता है। अगला देखा जाए बंजर भूमि। बंजर भूमि वह है जिस भूमि पर कोई कृषि उपज नहीं होती है, उसको हम बंजर भूमि कहते हैं, अर्थात वहाँ किसी भी तरह का फसल किसान उत्पन्न नहीं कर सकता है। ऐसी भूमि को हम बंजर भूमि कहते हैं। हाँ, यहाँ पर केवल झाड़ियाँ और घास ही उगा करती हैं। भूमि के बंजर होने के कुछ कारण जो हैं उनमें प्रमुख वनों का कटना है। जहाँ पर वन थे वह वन कट गए, वहाँ की भूमि बंजर हो गई। कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। ऐसे नहरी सिंचाई वाले क्षेत्र भी जो होते हैं वह बंजर भूमि के अंतर्गत आते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जहाँ जहाँ उद्योग बड़े बड़े कल कारखाने लगे हुए हैं उनसे निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो जगह जगह पर जमा हो जाते हैं, यह जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वह भी हमें बंजर भूमि के निर्माण में सहायक होते हैं। देखा जाए वर्तमान समय में तो देश की 24% जो भूमि है वह बंजर भूमि है। बंजर भूमि के अंतर्गत हम पर्वतीय भाग को भी, पठारी भाग को और मर्सली भाग की भूमि को भी रख सकते हैं। अगला आता है पर्वतीय भूमि। जैसे नाम से ही है पर्वतीय भूमि, यह जो भूमि है इस भूमि की विशेषता यह है कि इस भूमि पर अर्थात पर्वतीय भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती नहीं की जाती है। इस प्रकार की भूमि पर 2 या 3 वर्षों में एक बार फसल उगाई जाती है। यह सीमांत भूमि कहलाती है। इस भूमि पर अर्थात पर्वतीय भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम उसे खाली छोड़ देते हैं, अर्थात उस पर हम किसी भी तरह का फसल नहीं लगाते हैं और 2-3 वर्ष के बाद उस पर 1 फसल या 2 फसल लगा लेते हैं। वर्तमान में पूरे भारत के अंतर्गत लगभग 7% जो भूमि है वह भूमि पर्वतीय भूमि के रूप में देखी जाती है। और अंत में हम देखते हैं भूमि के उपयोग के प्रारूप के रूप में गैर कृषि भूमि, ऐसी भूमि जिस पर कृषि के कार्य न किए जाते हों। ऐसी भूमि कौन सी भूमि हो सकती है? इस प्रकार की भूमि वह भूमि है जहाँ पर मकान हो,
कल कारखाने हों, सड़क हों और सारी व्यवस्थाएं हों, ऐसे चीज़ों को हम कह सकते हैं गैर कृषि योग्य भूमि। आज हम लोग भूगोल के विषय के अंतर्गत इन्हीं बिंदुओं पर अध्ययन करते हुए विराम देते हैं और अगले कक्षा में पुनः हम अलग बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।